Assalamualaikum students. Now we will start some research methodologies which are based on qualitative research. ये हमें क्वांटिटेटिवली तो इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन हम इससे क्वालिटेटिवली आइडियाज जो हैं वो गैदर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं, उसमें जो वेरी फर्स्ट टाइप है दैट इज एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन टाइप की बेस्ड रिसर्च है। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज के हवाले से, कोई न्यू प्रोडक्ट है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से आप यूजर्स का, जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आप उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर वो नोट करना चाहते हैं। तो इस तरह की रिसर्च आपके पास क्या कहलाएगी? एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाएगी। यानी इसके अंदर आप लैब के अंदर काम नहीं कर रहे, बल्कि आप फील्ड में जाके आप लोगों को, लोग अपनी जो एवरीडे लाइफ, जो अपनी डेली रूटीन स्पेंड कर रहे हैं, उसमें उनका उस पर्टिकुलर चीज की तरफ क्या ट्रेंड है, क्या बिहेवियर है, वो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आएगा? एथनोग्राफिक रिसर्च में आएगा। एम इसका क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें आप ये बताएंगे ना, कोई ट्रेंड बताएंगे कि ये प्रोडक्ट लोगों के लिए जो है वो यूजफुल है, या इस टेक्नोलॉजी का लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट है। आप कोई स्टेटमेंट देंगे, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें आप क्या करते हैं, यूजर्स के किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज हो सकती है, कोई नया जो है सेटअप हो सकता है, कोई नई जो है मेथोडोलॉजी हो सकती है, उसकी तरफ लोगों के व्यूज क्या हैं, उनकी एक्शंस क्या हैं, और पूरी डेली जो उनका एक डे वो स्पेंड करते हैं, उसमें वो उस चीज की तरफ किस तरह से बिहेव करते हैं। अब एथनोग्राफिक रिसर्च हम किन मेथड से कर सकते हैं? इसमें आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी यूजर की जो डायरी है उसकी स्टडी हो गई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, फोटोग्राफी, यानी जो भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला शख्स है, आपने उसका जो बिहेवियर है उसकी आपने रिकॉर्डिंग्स ले ली हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको, चूंकि आपने ऑब्जर्व करके जायजा लेना, तो आपको तब तक ये कंटिन्यू, जरूरी नहीं कि आपने एक दिन पूरा स्पेंड किया और आपको अपनी मुतालिका इंफॉर्मेशन मिल गई। हो सकता है आप जिस चीज को सर्च कर रहे हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूजर उसका इस्तेमाल करता ही 2 दिन बाद हो, ठीक है। तो आपको उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या होगा, हो सकता है हफ्ते लग जाए या फिर महीने भी लग जाए। अब हमारे पास दो मेथड हैं ऑब्जर्वेशन की। एक होती है पैसिव ऑब्जर्वेशन। पैसिव ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस चीज को कहा जाता है शेडोइंग करना, ठीक है, शेडो की तरह। यानी जो ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, मैं किसी को ऑब्जर्व तो कर रही हूँ, लेकिन उसको नहीं आइडिया कि जो उसकी पूरी डेली रोजमर्रा की रूटीन है उसको क्या किया जा रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। और अगेन आप ऑब्जर्वेशन किस शक्ल में ले सकते हैं, चाहे आप उनके नोट्स बना लें, उनके मेन पॉइंट्स लिख लें, फोटोग्राफ्स ले लें, स्केच वीडियो, आप किसी भी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज पैसिव ऑब्जर्वेशन में जो व्यूअर है उसको आइडिया, जो यूजर है उसको आइडिया नहीं होता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरा मेथड इसमें आ जाता है कॉन्टेक्सचुअल इंटरव्यूज, यानी आपने जिनको ऑब्जर्व करना है, आप उनसे बराह रास्त गुफ्तगू शनीद कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, जिससे आप उनकी राय जान लेते हैं उस स्पेसिफिक चीज के बारे में जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। अब एनालिसिस जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इंफॉर्मेशन किस तरह से इकट्ठी की है। और हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कॉन्टेक्सचुअल भी अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो है यूजर, उसको आइडिया हो जाए और वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, ठीक है। रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत बाइसनेस आ सकती है। लेकिन अगर पैसिव ऑब्जर्वेशन आपकी है जिसमें उसको बिल्कुल आइडिया, तो बिल्कुल नेचुरली बिहेव करेगा, क्योंकि उसको नहीं आइडिया कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो कॉन्शियस नहीं होगा अपनी उस स्पेसिफिक चीज के बारे में। तो उसमें आपके रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से बेटर हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एबिलिटी टू रीड फर्स्ट हैंड हाउ यूजर इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। पहली बात तो ये कि इसमें आप, अगर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आपका जो है इस स्पेसिफिक कार के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, हो सकता है आप जो है उसमें ज्यादा जो है लंबी लंबी छोड़ना, जिसको कहते हैं, 1 से 4 बातें लगा के आप मुझे एक्सप्लेन कर दें वैसे बिला वजह में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ना शो करूं, आपसे कुछ ना पूछूं, लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन ऑब्जर्व करके उससे मैं आइडिया लगा लूं कि आपका इस चीज के बारे में क्या ख्याल है, आप कौन सी कार यूज करते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी भी हम बात करें हैं, तो यहाँ से हमें बिल्कुल कह लें ऑथेंटिक इस लिहाज से डाटा मिलता है। ऑथेंटिक किस सेंस में? इस सेंस में कि हमें ये, इसमें जो आपका है यूजर है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कोई बनावट नहीं होती, उसका नेचुरल बिहेवियर जो है वो आपके सामने आ जाता है, जो भी उसका उस प्रोडक्ट की तरफ ट्रेंड है।
इसके अलावा आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। अच्छा, अगर इसमें बहुत सारी आपको ऑब्जर्वेशन के दौरान ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जो हो सकता है कि आप किसी से अगर बराह रास्त इंटरव्यू लेते हैं, यही काम अगर आप किसी लैब में कर रहे होते हैं कोई टेस्ट अप्लाई करके स्टैट्स का, तो वो इस तरह के इश्यूज आपके सामने नहीं आने थे, क्योंकि जब आप डेली रूटीन ऑब्जर्व करोगे तो आपके सामने बेतहाशा चीजें आएंगी कि अच्छा इसके अंदर ये ऑब्स्टेकल भी है, इसमें ये भी चीज मसला कर सकती है, वो चीजें सामने आएंगी। अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज बिफोर दे आर रिलीज टू मार्केट टू सी व्हाट डिमांड इज लाइक। अच्छा, इसमें ये भी फायदा होता है कि किसी भी चीज को, किसी प्रोसेस को, किसी ट्रीटमेंट को, किसी प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे लॉन्च करने से पहले अगर चंद लोगों में, यानी चंद लोगों से मुराद ये किसी एक कंट्री में, किसी एक सिटी में, बजाय कि उसको पूरी वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया जाए, तो आप स्पेसिफिक जो है एरिया में वो उन आइडियाज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर उसको अगर आप लगे कि हाँ ये जो है फ्रूटफुल है या इसके फायदे हैं, तो फिर आप उसको ओवरऑल सबके लिए मुतारिफ करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है टाइम लगता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि आपको एक दिन की ऑब्जर्वेशन से अपना रेलिवेंट डाटा मिल जाए, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वन। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि शॉर्ट स्टडी में नॉट गेट अ यूजर एक्टिंग नेचुरली एज दे आर अवेयर ऑफ द रिसर्चर्स प्रेजेंट। अगर आपके यूजर को आइडिया हो जाए कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फिर वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं आपकी किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं आपकी इस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो आप थोड़े से उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो आपका उस चीज के बारे में नेचुरल बिहेवियर नहीं रहेगा। तो एक ये थोड़ा सा इसमें इशू हो सकता है कि अगर आपके यूजर को पता है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फिर ये इशू अगर हो सकता है। The cost of conducting ethnographic studies typically much higher than conducting a usability test. यूजिबिलिटी टेस्ट आपका एक स्टेटिस्टिकल वे है, जबकि एथनोग्राफिक में आपको जहां जहां जा रहा है यूजर, वहां वहां उनको फॉलो करना पड़ रहा है, पूरा पूरा दिन उनको ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, तो ये आपके पास एक थोड़ा सा कॉस्टली चीज आ जाती है, कॉस्टली मोड ऑफ रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है रिसर्च की, वो आपके पास आती है एक्शन रिसर्च। ठीक है, जो एक्शन रिसर्च है इसका ताल्लुक क्या है? इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यू अप्रोच डिजाइन करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारा एक स्कूल है, हमारी कोई एकेडमी है, हमारा कोई कोचिंग सेंटर है, उसमें स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हम उसके हवाले से कोई न्यू अप्रोच डिजाइन करेंगे और फिर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो न्यू अप्रोच किस बेस पर होगी कि हमारा पर्पस क्या है, हम रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके वाले से हमें स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके हमने देखना होगा कि क्या हमें जो हमने प्लान किया था, क्या वो चीजें जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुई हैं, एक्शन में आई हैं, तो वो क्या हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही। इस तरह कोई भी नया ट्रीटमेंट हो सकता है, और इसमें जो है कोई नया जो है रेगुलेशन हो सकती है, वो चीजें इसमें आ जाती हैं। Action research is aimed toward application of the research results through a constant exchange between the researcher and the people or events being researched. अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है इसके स्टेप्स में? पहला तो आ जाता है कि गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आप पहली बात है कि आप क्या चीज चाहते हैं, किस हवाले से आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। समझ लीजिए कि किस हवाले से आप न्यू अप्रोच डिजाइन करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो इसके अंदर ये आ जाएगी। दूसरा स्टेप आ जाता है इसके अंदर एग्जामिनिंग द वर्क ऑफ अदर्स। आप देखेंगे कि इस हवाले से पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट या अप्रोचेस डिजाइन की जा चुकी हैं, यानी जिसको आपने लिटरेचर रिव्यू कहा था, वो चीज आ जाएगी। डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, यानी आप उसका एक हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे। मेथड टू बी यूज्ड टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका हाइपोथेसिस है, यानी जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। जैसे मैंने भी बात की कि हम अपने रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं अपने इदारे के, तो उसके लिए क्या होगा? आप कहेंगे कि हम उसमें जो है रिपीटेडली टेस्ट सेशंस जो हैं उनको मुतारिफ करवा दें। ठीक है, तो ये क्या है? उस मसले का हल निकालने के लिए कोई मेथड है। कंडक्टिंग एन इन्वेंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एट द कम्युनिटी और लोकल एंड रीजनल लेवल। आपके पास जो भी आप नई अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। मैंने अगर कहा कि मैं टेस्ट सेशन कराऊंगी, तो क्या मेरे पास उसको कंडक्ट करवाने के लिए सहूलत मौजूद है? मेरे पास फोटोकॉपी, प्रिंटर, टाइपिंग की सहूलत है? मेरे पास पेपर टाइप करने वाला मौजूद बंदा है कि नहीं? फिर मेरे पास क्या इतने बंदे मौजूद हैं जो पेपर को मार्क कर सकें, इन्विजिलेशन कर सकें? ठीक है, तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज भी देखने हैं उस न्यू अप्रोच को अप्लाई करने के लिए। डिटर्मिनिंग द वे द कम्युनिटी और प्रोग्राम विल प्रोवाइड इनपुट एज to the direction of the project and whether
चेंजेस आर नीडेड इन द ओरिजिनल प्लान। फिर उसके बाद आप अपने ओरिजिनल प्लान के अंदर जो है लोगों की अपनी इनपुट देखते हुए कि आपको क्या क्या जो है रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उस हवाले से अपने उस प्लान के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। डाटा कलेक्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, एनी चेंजेस इन द मेथड, और फिर उसके बाद आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि जो है हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अ नीड्स असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रोग्राम नीड्स, यानी अगर हमने ये एक असेसमेंट की कि हमने ये देखना है कि किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम की उसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, ठीक है, और उसका मकसद क्या है कि जब हमें नीड्स पता लग जाएंगी तो हम उन नीड्स को पूरा करके तो उस एजुकेशनल जो सेटअप है उसके रिसोर्सेज को एक्सपेंड करके उसको मजीद फ्रूटफुल जो है वो बना सकते हैं। फिर आ जाता है एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एन इवैल्यूएशन ऑफ अ न्यू ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर सब्सटेंस अब्यूजर्स व्हिच कंबाइन ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न हीलिंग मेथड्स, ठीक है, अगर कोई हमारे पास ड्रग यूजर्स हैं तो हम उनके लिए कोई एक ऐसा नया मेथड इवेलुएट करते हैं जिससे उनकी जो ड्रग एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले देखना पड़ेगा कि हम पहले से मेथड कौन से हैं, नए मेथड कौन से हो सकते हैं, और इस तरह से आप प्रॉपरली जो है वो उसको करके फिर उसको सारे को पहले डॉक्यूमेंटेशन करके उसका प्लान बना के फिर उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या वो हमारी प्रैक्टिकली वो एक्शन जो है वो यूजफुल रहता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के नेम से आपको पता लग रहा है कि इसमें हम पास्ट इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करने से मुराद ये है कि जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, कोई पहले से अगर कोई रूल या लॉ बना है तो हम उसको स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कितनी जो है सच्चाई मौजूद है, और ये चीज हमारे पास कहलाती है हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। डाटा इसमें आपका प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है। और अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं तो वो क्या आपको इंफॉर्मेशन देगा? For the purpose of data collection, these sources must be evaluated for accuracy and bias. इससे आपको ये आइडिया होगा कि जो काम पहले से मौजूद है उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी पाई जा रही है, कितनी हद तक वो सही है। External criticism is concerned with whether the document is authentic or is it real. वही वाली बात आ गई कि ऑलरेडी पहले से डाटा मौजूद है, लेकिन आपका काम ये है कि आप उस टॉपिक पर जितना काम हो चुका है वो सर्च करेंगे और उसकी रोशनी में देखेंगे कि क्या ये काम जो एक आपने स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च पकड़ ली और आप उस रिसर्च से रिलेटेड सारी और रिसर्चेस जो है उनको देखते हैं और देखते हैं कि क्या जिस स्पेसिफिक रिसर्च के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं वो सही भी रिजल्ट्स हैं या उसने उसके अंदर कोई दो नंबरी की हुई है, ठीक है। तो आप उस चीज को इवेलुएट करते हैं कि क्या वो रिजल्ट्स ऑथेंटिक है, रियल है। ये चीज कहलाती है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है कि आप अपनी रिसर्च से ये साबित करते हैं इफ द डेटा आर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल टू द टॉपिक, कि ऊपर वाली चीज तो ये है कि जो रिजल्ट्स ओवरऑल निकले उस रिसर्च की क्या वो ऑथेंटिक थे, रियल थे कि नहीं थे। इंटरनल क्रिटिसिज्म ये है कि उस रिसर्च आर्टिकल में जो डाटा यूज किया गया है क्या वो टॉपिक से रेलिवेंट था, टॉपिक के लिए वो डाटा यूज करना मीनिंगफुल था, या इररेलेवेंट डाटा से ही उन्होंने वो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर दी है। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च को हम डिटेल में देखते हैं। पहली बात तो ये आ गई कि इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा रिलेटेड टू पास्ट अकरेंस, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इसमें आपने जो पहले से चीजें हो चुकी हैं उनको आपने स्टडी करना है, और मकसद इसका ये होता है कि पिछली हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं पिछली चीजों को, उसकी बेस पर आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, फ्यूचर एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इट इज पर्पस टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट इवेंट्स, पहले से मौजूद चीजों को क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। लेकिन अब क्या करेंगे, आप इसमें लॉजिकली देखेंगे कि उसके पीछे क्या फैक्ट्स मौजूद हैं और उसके अंदर कितनी सच्चाई मौजूद है। वही वाली बात, डाटा आपका प्राइमरी सोर्सेज से भी हो सकता है, सेकेंडरी से भी हो सकता है, और अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज से ले रहे हैं तो फिर दी सोर्सेज मस्ट बी इवैल्यूएटेड फॉर एक्यूरेसी एंड बाइस। उसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस क्या है। पहली तो चीज आ गई कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस देना कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो उससे क्या होगा, अगर हमें पास्ट का पता होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मजीद उसी चीज में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो पुराने लोगों को उस काम में जिन जिन फेलियर्स का सामना हुआ, हम अगर उसको पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं तो हम उन फेलियर से बच सकते हैं। इसके अलावा टू लर्न हाउ थिंग्स वर डन इन द पास्ट टू सी इफ दे माइट बी एप्लीकेबल टू प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, हम ये भी देख सकते हैं
कि पुराने काम में फिलहाल प्रॉब्लम के हल के लिए ये तरीका अपनाया गया, तो वहां से आपको आइडिया क्लिक कर सकता है कि प्रेजेंट डे में ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये उस प्रॉब्लम के लिए भी फ्रूटफुल हो सकता है। टू असिस्ट इन प्रिडिक्शन, इसकी वजह से आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज मोर फुली, ठीक है, जो चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही हैं उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजों के दरमियान कॉजल जो इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं वो आप इससे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। सबसे पहले तो आपकी कोई भी रिसर्च टाइप हो तो पहली चीज क्या आती है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये कि मैंने रिसर्च करनी किस चीज पर है, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे हिस्टोरिकल रिसर्च करके ला के दें, तो पहली चीज आपके जहन में ये आएगी कि मैंने कौन सा पास्ट इवेंट लेना है, तो ये चीज कहलाती है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड और हाइपोथेसिस टू बी। मैंने आपने ये तो कह दिया कि मैंने फला पास्ट इवेंट लेना है, मैंने उस पास्ट इवेंट के कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना है, तो वो कहलाएगा कि कुछ क्वेश्चंस अपने जहन में फॉर्मुलेट करना जो आपकी उस पूरी रिसर्च का टारगेट होंगे। फिर आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को इवेलुएट करना है कि वो डाटा बता क्या रहा है, और फिर उसके बाद आपने उससे क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ वर्बल सिंथेसिस ऑफ फाइंडिंग और कंफर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस के उससे आपकी क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं आपने वो बताने हैं। स्टेप्स क्या होंगे, अगेन वही स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, फिर उससे रेलिवेंट आपने डाटा इकट्ठा करना है, डाटा को समराइज और इवेलुएट करना है, फिर उसको आपने इंटरप्रेट कर देना है। उसके बाद वी हैव एडवांटेजेस। रिसर्च इज नॉट फिजिकली इन्वॉल्व इन सिचुएशन अंडर स्टडी। इसमें आप किसी भी पास्ट इवेंट जिसको स्टडी कर रहे हैं, आप उस जमाने में जाके नहीं स्टडी कर रहे, आप उन हालात उन सिचुएशन में जाके स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है, आप फिजिकली उसका हिस्सा नहीं होते। नो डेंजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट इंटरेक्शन। इसमें किसी, आप तो सिर्फ पुराने इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा जो है वो इस बात का खतरा नहीं है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का यूजर पे या जो है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा। डॉक्यूमेंट्स आर लोकेटेड बाय द रिसर्चर, डाटा इज गैदर्ड, कंक्लूजन्स आर ड्रॉन आउट ऑफ साइट, ठीक है। आपको इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वो डाटा अवेलेबल है आपके पास। इसमें जो असल चीज ये है कि आपने उस डाटा को पढ़ के आप उसको इवेलुएट किस तरह से करते हैं, उससे इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। कोई नई चीज इसमें आपको डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि द रिसर्चर कैन नाइदर मैनिपुलेट नोर कंट्रोल एनी ऑफ द वेरिएबल। रिसर्चर के हाथ में कोई रिजल्ट्स नहीं है, वो सिर्फ वो काम कर रहा है जो पहले से ही बताया गया है, इसलिए उसके हाथ में कोई वेरिएबल्स नहीं है जिनको वो उनकी स्टडी को वो ऑल्टर कर सके। और इसके अलावा जो है देयर इज नो वे हिस्टोरिकल रिसर्चर कैन इफेक्ट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। आप किसी पास्ट इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, आप उसके बारे में जो पहले से राय मौजूद है वो बता सकते हैं, आप उस इवेंट को जाके चेंज नहीं कर सकते। फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो किसी क्वेश्चन या इनके थ्रू डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। इट इज लिमिटेड टू वट एवर डाटा आर अवेलेबल। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ इस टॉपिक पे रिसर्च करके आप कहते हैं इस टॉपिक पर डाटा ही बहुत कम है, ठीक है, तो आपकी रिसर्च वहीं पर क्या हो गई, लिमिट हो गई। रिसर्चर के हाथ में नहीं है कि वो उसका डाटा एक्सपैंड कर ले। इन द केस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सेसिवली रिलाइज ऑन सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, क्योंकि इसमें आप क्या कह रहे हैं, जो पहले से काम मौजूद है हम उसी की बेस पर ये कर रहे हैं, तो ये आमतौर पर किस पे रिलाई कर रही होती है, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज पे रिलाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड सर्वे क्या है, नाम से पता लग रहा है, एन असेसमेंट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अ पॉपुलेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और कंपनी। आप किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में, जो भी पॉपुलेशन है उसकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं, उसके लिए जो आप सर्वे कंडक्ट करेंगे दैट विल बी नोन एज एटीट्यूड सर्वे, ठीक है। इससे आप कुछ भी जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजें, यानी इस ब्रांड के बारे में लोगों की क्या जो है वो राय है, इस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में लोगों की क्या राय है, फिर इस स्पेसिफिक सोशल इशू के बारे में लोगों की क्या राय है। इस तरह आप वैरायटी ऑफ डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। मकसद ये है कि इससे आपको, जब आपने फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों से डाटा इकट्ठा किया किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, उसमें से अगर 40 का ट्रेंड एक तरफ था, या अगर जो है 70% लोगों का ट्रेंड एक तरफ था, तो वहां से आप ये वैल्यूएट कर सकते हैं कि पूरी जो है पॉपुलेशन ओवरऑल लोगों का ट्रेंड जो है वो इस तरफ है। तो इस तरह की चीजें इससे आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है कि अगर आपसे जो है सवाल, ये ट्रू फॉल्स दो दो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, हर एक के ऊपर आपने टिक करना है। अब किस हवाले से हैं
कि अगर एक स्टूडेंट से ये लिया जा सकता है सर्वे, और उससे मैं एंड पे कंक्लूड क्या करूंगी, मैं ये कंक्लूड करूंगी कि ओवरऑल मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको ड्यूरिंग एग्जाम किस तरह की फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम इसमें से 4-5 देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है जी, वाइल टेकिंग एन इंपॉर्टेंट एग्जाम आई परस्पायर अ ग्रेट डील। आप, मैं जिस जिसको फिल करने के लिए दूंगी वो अपने हिसाब से ट्रू या फॉल्स करेगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ट्रू करते हैं तो इट मीन्स कि जी हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, पॉपुलेशन के ज्यादा जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि वो पेपर देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं और वो दे गेट पैनिक और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी कंक्लूड कर सकती हूँ कि नहीं, इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो ये होते हैं, इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं। उसके बाद है, आई गेट टू फील वेरी पैनिक व्हेन आई हैव टू टेक अ सरप्राइज एग्जाम। अचानक से कह दूं कि आज आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और ये इसके इतने परसेंट मार्क्स आपके फाइनल में भी ऐड होंगे। ठीक है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट है जो ये बात सुन के बिल्कुल जो है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप में से हो सकता है बहुत सारे इसको ट्रू पे टिक करें, कुछ फॉल्स पे भी करें। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं एटीट्यूड बता रही हूँ कि ओवरऑल पॉपुलेशन का रुझान इस स्पेसिफिक चीज के बारे में ये है। ड्यूरिंग टेस्ट आई फाइंड माई सेल्फ थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलिंग। ठीक है, कि पेपर करने के दौरान ध्यान जा रहा होता है अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। ठीक है, इसमें आप ट्रू फॉल्स क्या करते हैं। इस तरह के आपके पास सारे क्वेश्चन है। किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से आप उस तरह का क्या करेंगे, सर्वे डिजाइन करेंगे, और बाद में आप उसके ऊपर स्टैट अप्लाई करके, जैसे हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी पढ़े हैं, स्टैट अप्लाई करके आप ये बताएंगे कि इतने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ये ट्रेंड शो करती है, इतने परसेंट ये करती है, और फिर उससे आप क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक चीज के बारे में कुछ ना कुछ कंक्लूड कर लेंगे। ये थे हमारे कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स रिसर्च को कंडक्ट करने के। थैंक यू।